नागपुर की राजनीति में आज एक अहम शख्सियत जो हमारे साथ मौजूद है पॉलिटिकल टॉक पे, दयाशंकर तिवारी जी। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, अपने सवाल, आपके सवाल, सबके सवाल जानने की कोशिश करेंगे और आने वाला विधानसभा चुनाव किस तरफ रहेगा और किस प्रकार का रहेगा, क्या मुद्दे रहेंगे और क्या क्या चीज़ें दयाशंकर जी ने जानी और समझी ग्राउंड लेवल पर काम करते हुए। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। सर सबसे पहले आपकी अभी तक की पॉलिटिकल जर्नी कैसी रही सर? भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया। मेरे सामाजिक जीवन की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में हुई। विद्यार्थी जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ मिलकर के कार्य किया। नागपुर विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के सेक्रेटरी का चुनाव भी लड़ा, उसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन उसके पश्चात भारतीय जनता युवा मोर्चा का नागपुर शहर का अध्यक्ष यह दायित्व मैंने निभाया, नागपुर शहर मंत्री का दायित्व निभाया। भारतीय जनता पार्टी जनता विद्यार्थी मोर्चा का महाराष्ट्र प्रदेश का संयोजक यह दायित्व रहा, महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी मिली। इसके साथ साथ 1997 में नगर सेवक के पद पर पहले बार निर्वाचित हुआ। 97, 2002, उसके बाद 2012, उसके बाद 2017, इस प्रकार से 4 बार निगम पार्षद के रूप में मैं निर्वाचित हुआ। इसके अलावा नागपुर महानगर पालिका में मुझे सत्ता पक्ष नेता 2 बार बनने का मौका मिला। नागपुर महानगर पालिका में मुझे स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष बनने का मौका मिला। नागपुर महानगर पालिका में स्थायी समिति का अध्यक्ष बनने का मौका मिला। नागपुर महानगर पालिका में मुझे महापौर बनने का अवसर मिला। इस दृष्टि से राजनीतिक दायित्व और सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने का सौभाग्य मुझे भारतीय जनता पार्टी के कारण मिला है। सर महापौर की बात की आपने, एक अहम पद आपके पास में है। सर महापौर और माजी महापौर, इन दोनों में क्या अंतर नज़र आता है सर आपको? बहुत बड़ा अंतर है। महापौर जो होता है वो शहर का प्रथम नागरिक होता है जी, और उसको निर्णय लेने के बहुत से अधिकार होते हैं जी। लेकिन उसके साथ जब माजी शब्द निकल जाता है जी, तो उसके प्रति देखने का लोगों का दृष्टिकोण तो वही होता है जी। और अपेक्षा भी वही होती है। लेकिन जब अधिकार हाथ में नहीं होते हैं तो केवल अपने नैतिक आचरण के माध्यम से ही अधिकारियों को बोल करके कार्यों को संपादित कर सकता है। लेकिन जब वो महापौर होता है तो उसके नज़रिए से शहर का डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए वो निर्धारित करने का उसको अधिकार होता है और अपने प्राप्त संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत अपनी नज़रों के अनुरूप वह अपने शहर का विकास उस दिशा में कर सकता है। यह अधिकार संविधान प्रदत्त उसके होते हैं, इसलिए वह स्वेच्छा से नागपुर मेरा शहर कैसा बने इस प्रकार का निर्णय लेने में सक्षम होता है। सर एक आप अभी तो आप माजी महापौर है, पर आप जब महापौर थे उस समय बहुत सी चीज़ें, बहुत लोगों ने बोला कि नाग नदी जो है, जो नागपुर का गौरव है, उसको साफ करने की बहुत मुहिम चली। पर अभी देख रहे हम लोग कि माजी महापौर या माजी नगर सेवक जो भी है उनके पास उतनी पावर नहीं है। तो सर जब वापस अगर आप सत्ता में आते हैं तो आप उसके लिए कुछ करेंगे? आपको जानकारी देते हुए मुझे गर्व महसूस होता हो कि मेरे महापौर के कार्यकाल में ही जी नाग नदी के लिए 22,000 करोड़ जी रुपए की मंजूरी केंद्र सरकार के माध्यम से प्राप्त हुई। जी उसका ड्राफ्ट प्लानिंग भी बन गया है जी। उसके लिए जयका नाम की फाइनेंस एजेंसी है, उसने जापान की, उसने फाइनेंस भी किया है। उसका ड्राफ्ट प्लान बन गया है, टेंडर प्रोसेस शुरू है। टेंडर प्रोसेस पूर्ण होते बरोबर उस नाग नदी का पूर्ण जीर्णोद्धार हो जाएगा। नाग नदी जो है उसका स्वरूप उसी प्रकार से परावर्तित हो जाएगा जिस प्रकार से साबरमती नदी का गुजरात में हुआ है। और नाग नदी एक पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र बनेगी जिसमें शुद्ध जल प्रवाहित होगा और उसमें जल परिवहन भी प्रारंभ हो सके, इस प्रकार का हम लोग प्रयास करेंगे। और जो लोग कहते हैं कि नाग नदी का कुछ नहीं हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रतिवर्ष नाग नदी की सफाई महानगर पालिका के माध्यम से की जाती है। पहले आपने देखा होगा कि बाढ़ में लोग बह जाते थे, लोगों के घर पूरे तबाह हो जाते थे। ये सारी त्रासदियों से बारंबार नाग नदी की सफाई करने के कारण वो त्रासदियाँ किसी प्रकार की जीव हानि नहीं होती या होती है। और नाग नदी पहले की दृष्टि से आप देखेंगे तो उसकी गंदगी में बहुत बड़े प्रमाण में कमी है, लेकिन उसका पूर्ण संशोधन यह जो केंद्र सरकार की निधि के अंतर्गत इस नदी के स्वरूप को बदलने का जो निर्णय ले रहे हैं उसके कारण आमूलाग्र परिवर्तन उसमें नागपुर शहर की जनता को देखने के लिए मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सर हाल ही में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं,
शायद घोषणा हो भी जाएगी। दयाशंकर जी को हम किस रोल में देखेंगे और क्या चाहते हैं आप, मतलब नागपुर के लिए आप क्या करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के दृष्टि से नागपुर शहर में मुझे स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण करने का मौका मिला। तो नागपुर शहर के आउटर वार्ड में उस समय बहुत बड़ी भीषण समस्याएं थी। सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी, कांग्रेस की थी। उस अवस्था में विपरीत परिस्थिति में भी आउटर वार्ड के डेवलपमेंट के लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया और आउटर वार्ड में अनाधिकृत लेआउट जिसे संबोधित किया जाता था, उस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों की समस्या का निराकरण होना चाहिए, इस दिशा में हमने प्रयास किया। लेकिन उसके पश्चात महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और डबल इंजन की सरकार होने के कारण नागपुर शहर के अनाधिकृत कॉलोनीज़ को कहीं ना कहीं रेगुलराइज करने की दिशा में बड़ी तीव्रता से काम हुआ। वहाँ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ बड़े प्रमाण में हो सके, इस दृष्टि से माननीय देवेंद्र जी के, माननीय नितिन जी के नेतृत्व में काम हुआ और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर काम हुआ। लेकिन जिस समय मैं महापौर बना तो अनायास फिर ऐसी स्थिति थी कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी जी। लेकिन उद्धव ठाकरे जी की सरकार होने के बावजूद नागपुर में उस समय कोविड का कार्यक्रम प्रादुर्भाव था। उस कोविड के कार्यकाल में भी नागपुर शहर की जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाजनक तरीके से किस प्रकार से कोविड से लड़ा जा सकता है, उस प्रकार के हमने प्रयास किए। मैं ये कहते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ, मुझे खुशी भी होती है कि मैं कोविड के कार्यकाल में महापौर मिला। लोगों को दुख होता है कि कोविड में काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे खुशी होती है कि उस बहाने मुझे जनता की सेवा करने का, असली सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। सड़क बनाने से वो सुख नहीं मिलता जो किसी पीड़ित व्यक्ति को स्वास्थ्य की सुविधा देने से मिलता है। यह अनुभव और यह अनुभूति मैंने उस कार्यकाल में की। नागपुर शहर में आईजीएमसी और जीएमसी 2 हॉस्पिटल छोड़ दिए तो सरकारी दवाखाने ऐसे नहीं थे जहां कोविड के समय लोगों को एडमिट किया जा सके। जितनी बर्थ, हम ये कहें कि जितनी बेड आईजीएमसी और जीएमसी में 650-700, उतने ही पर्यायी दवाखाने नागपुर शहर में अन्य अन्य जगह पर, कहीं मंगल कार्यालय में, कहीं पर हमने हॉस्पिटलों को अधिग्रहण करके, मेडिकल कॉलेज हम अधिग्रहित नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने जो आयुर्वेद कॉलेज हमारे यहाँ चलते हैं, श्री आयुर्वेद कॉलेज, जिसके साथ में केडीके आयुर्वेद कॉलेज, इन आयुर्वेद कॉलेज में हमने सारी ऑक्सीजन की पाइपलाइन बिछा करके वहाँ पर 650 बेड की सुविधा करी। महानगर पालिका की इमारतों में हमने हॉस्पिटल बनाए, केटी नगर में हमने हॉस्पिटल बनाया। इस दृष्टि से 650 बेड की व्यवस्था हमने करी और यह करते समय महानगर पालिका का पांचपावली का दवाखाना हो, पुलिस क्वार्टर जो यहाँ पांचपावली में बने थे वहाँ हो, ये सब जगह कोविड के समय में 650 बेड की सुविधा नागपुर शहर की जनता के लिए हमने करके दी। और नागपुर शहर में वैक्सीनेशन प्रॉपर हो, इस प्रकार की सुविधा हमने करके दी। एजुकेशन के सेक्टर में काम करते समय महानगर पालिका में 6 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल 6 विधानसभा क्षेत्र में शुरू किए। जब शुरू किया तो उस समय लोग कहते थे कि इससे क्या होगा, लेकिन वर्तमान की स्थिति ऐसी है कि वहाँ लोग लाइन लगा करके वेटिंग में रहते हैं और बच्चों को एडमिशन लेना पड़ता है। और एडमिशन के लिए महापौर या म्यूनिसिपल कमिश्नर की चिट्ठी भी नहीं चलती, वहाँ पर जिस बच्चे ने फॉर्म भरा लॉटरी निकाल करके उसका एडमिशन होता है। बहुत अच्छे तरीके से उच्च शिक्षा विभूषित लोग वहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वो बच्चे आने वाले समय में महानगर पालिका के विद्यालयों का नाम रोशन करेंगे, शहर का नाम रोशन करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। केवल इतना ही नहीं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं जी, ये बच्चे हायर एजुकेशन की दिशा में आगे जाना चाहिए। इसलिए हमने एक प्रकल्प लिया, आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ थी तो सुपर 75 नाम का एक कंसेप्ट हमने सामने लाया। ये सुपर 75 के अंतर्गत 8वीं क्लास के बच्चों की महानगर पालिका के माध्यम से हम परीक्षा लेते हैं। परीक्षा में 75 बच्चे सिलेक्ट करते हैं और उन 75 बच्चों को 10वीं क्लास तक के IIT के दृष्टि से, JEE के दृष्टि से, नीट के दृष्टि से उनको पढ़ाते हैं। और पढ़ाने के बाद 11th और 12th में 10वीं पास होने के बाद उस बच्चे की रुचि के अनुरूप जिसको JEE में जाना है उसे JEE का प्रशिक्षण और जिसे नीट में जाना है उसे नीट का प्रशिक्षण, इस दृष्टि से उसे हायर एजुकेशन की दृष्टि से निःशुल्क प्रशिक्षित करने का काम नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से किया जाता है। आज उसकी 4थी बैच आ गई जी। मैं माजी महापौर भले हो गया हूँ, लेकिन आज भी उस बैच का उद्घाटन करने के लिए मुझे इसलिए जाना पड़ता है कि जो एजेंसी वहाँ पर निःशुल्क पढ़ाने का काम कर रही है वो नागपुर शहर के ट्यूशन क्लास ओनर एसोसिएशन है, जिसने मेरे कहने पर यह कार्य प्रारंभ किया था। इसलिए हर उद्घाटन के सत्र में वो मुझे बुलाते हैं। मुझे कहते हुए खुशी महसूस होती है कि पहली 12वीं की बैच निकलने के बाद आप देखेंगे महानगर पालिका का स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा निःशुल्क JEE और नीट
जिसकी ट्यूशन पढ़ने के लिए 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए फीस देनी पड़ती है, वो निःशुल्क पढ़ करके और उन्हीं शिक्षकों से जो 2.5 लाख, 2 लाख की फीस दे करके पढ़ाते हैं, उन शिक्षकों से पढ़ करके जब वहाँ एडमिशन लेगा तो कहीं ना कहीं एक आत्मा को शांति मिलती है कि हमारे यहाँ से गरीब परिवार के बच्चों के उत्थान की दृष्टि से कुछ तो भी प्रकल्प किया गया। इसके अलावा एक ई लाइब्रेरी हमने बनाई है अटल बिहारी जी के नाम से सेंट्रल एवेन्यू रोड पर। वह ई लाइब्रेरी इतनी सुंदर है, इतनी सुविधाजनक है कि वहाँ पर 1000 रुपये फीस होने के बावजूद 150 बच्चे अगर पढ़ते हैं तो 150 बच्चे वेटिंग में रहते हैं। राज्यसभा टीवी ने उस ई लाइब्रेरी को खुद जाकर के दिखाया। इस दृष्टि से उसका नियोजन सारी वैज्ञानिक सुख सुविधाएं और विद्यार्थियों की सुविधाओं को देखते हुए लिया गया। उसमें ऑडिटोरियम भी है जिसमें बच्चे सेमिनार ले सके, उसमें पीपीटी रूम भी है जहां पर जाकर के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो सके, उसमें ग्रुप डिस्कशन के लिए कक्ष भी है जहां पढ़ते पढ़ते बच्चे जाकर के कक्ष में आपस में चर्चा कर सके। वहाँ कैंटीन भी है जिस कैंटीन में जाकर के बच्चे वहाँ पर किसी प्रकार से अपना 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट रिलैक्स होने के लिए बैठ सके। ये सारी सुविधा एक छत के नीचे उस लाइब्रेरी में हमने प्रदान की है। यह महापौर के दायित्व का निर्वहन करते समय हमने किया। नागपुर शहर के स्वास्थ्य के दृष्टि से केंद्र सरकार द्वारा संचालित यूपीएससी के यहाँ पर 17 हॉस्पिटल थे। हमने कोशिश करी कि नागपुर शहर में कम से कम 75 हॉस्पिटल होने चाहिए। हमें खुशी है कि 17 की जगह अब 54 यूपीएससी महानगर पालिका में कार्यरत है। जो प्रयास हमने किए थे वो आज फलीभूत हो गए। 20 हमारे यहाँ हेल्थ वेलनेस सेंटर है जिसे आरोग्यवर्धनी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हमने 75 की संकल्पना की थी और 75 की जगह 74 यहाँ पर प्रारंभ हो गए। ये सारी की सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से, नागरिकों को स्वास्थ्य के दृष्टि से उत्तम कार्य किया गया। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, आपसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप देखिए इसको कैसे लोगों के बीच भेज सकते हैं। जी। महानगर पालिका द्वारा संचालित हमारी जो शहरी आरोग्य केंद्र है जिसे हम यूपीएससी कहते हैं, वहाँ पर 10 रुपए में पैथोलॉजी टेस्ट होती है। आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि 10 रुपए में एलएफटी होता है, 10 रुपए में केएफटी होता है, 10 रुपए में लिपिड प्रोफाइल होता है, जिसके बाहर 3000 रुपये लगते हैं, वो केवल 10 रुपए में होता है। और लोग सोचते हैं कि महानगर पालिका का हॉस्पिटल वहाँ ठीक ढंग से होगा कि नहीं, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार से निधि आती है। एक लाल पैथोलॉजी लेबोरेटरी और एक महालैब, ऐसी 2 बड़ी लेबोरेटरी है। उनके पास सैंपल जाता है, वहाँ से रिपोर्ट आती है और इन लेबोरेटरी के रिपोर्ट के आधार पर ये सारा सर्च होता है। 21 प्रकार के टेस्ट केवल 10 रुपए में केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत नागपुर महानगर पालिका के 54 स्थानों पर की जा रही है। आम नागरिक जो मेरी बात सुन रहे हैं वो भी इसका लाभ ले, ऐसा मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ। और इन सारे राजनीतिक दायित्व का निर्वहन करते करते आपने पश्चिम नागपुर विधानसभा का जिक्र किया जी। तो नैसर्गिक रूप से सामाजिक जीवन में काम करने वाला कार्यकर्ता अगर वो गत 25 वर्षों से नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में काम कर रहा है और नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सत्ता पक्ष नेता पद को विराजित हो चुका हो, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन पद पर विचारित हो चुका है, उसके अलावा अगर वह किसी प्रकार से महापौर के पद पर विद्यमान हो चुका हो, तो ये सारे पद पर विद्यमान होने के बाद उसके समक्ष नैसर्गिक रूप से दोबारा महानगर पालिका में जाने की अपेक्षा आगे की सीढ़ी चढ़ना चाहेगा। यह निर्णय संगठन का होता है। संगठन ने मुझे 2004 में एक बार मौका दिया जी। और 2004 में मैं मध्य नागपुर से चुनाव लड़ा था जी। उसके बाद मध्य नागपुर की जोग्राफिकल बाउंड्री चेंज हो गई। उस समय मैं शिक्षा मंत्री अनीस अहमद जी के विरोध में चुनाव लड़ा था। वह क्षेत्र पूर्ण मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण मैं बहुत कम वोटों से उस समय पराजित हुआ था। मैंने संघर्ष अच्छा किया था, लेकिन उसके पश्चात नई जोग्राफिकल बाउंड्री आने के कारण उस समय दूसरे व्यक्ति को टिकट दिया गया। अब वर्तमान समय में मैं पश्चिम नागपुर में रहता हूँ। कार्य क्षेत्र मेरा पूरा नागपुर शहर रहा है, कारण मैं चेयरमैन और महापौर रहा हूँ, तो किसी एक वार्ड में काम नहीं करूँगा, शहर भर में काम करूँगा। इस दृष्टि से पश्चिम नागपुर से मैं प्रयास कर रहा हूँ। संगठन जो निर्णय लेगा उसको स्वीकार करते हुए आगे की दिशा में चहलकदमी करूंगा, ऐसा विश्वास है। दयाशंकर जी, मुझे आपसे ये जानना था कि महाराष्ट्र की राजनीति में अभी मराठा आरक्षण, इसका बहुत बड़ा धरातल पे असर नजर आ रहा है, तो इसके लिए आपका क्या स्टैंड है? भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट भूमिका है कि भारतीय जनता पार्टी मराठा आरक्षण के पक्ष में है। जिस समय माननीय देवेंद्र जी फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने पहले बार महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लागू किया। न केवल लागू किया, कोर्ट में चैलेंज होने के बाद कोर्ट से उसको बचाया भी। हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के पक्ष में निर्णय दिया। इसके पश्चात महाराष्ट्र में सरकार परिवर्तन होकर के उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी की सरकार आ गई। उस सरकार ने मराठा आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में शेल्टर नहीं कर सकी और उसके कारण मराठा आरक्षण रद्द हो गया। और मराठा आरक्षण के रद्द होने के कारण केवल इतना ही नहीं,
आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, जिला परिषद में ओबीसी आरक्षण था, उस ओबीसी आरक्षण को भी रद्द करने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया। और इसका कारण वो जो सरकार थी उद्धव ठाकरे की सरकार, उसकी अकर्मण्यता और ठीक तरीके से अपने विषयों को कोर्ट में प्रस्तुत करना नहीं था। लेकिन बाद में फिर से शिंदे जी की सरकार आई, देवेंद्र फडणवीस जी उसमें उप मुख्यमंत्री बने, और आप देखेंगे कि उसके पश्चात फिर से मराठा आरक्षण को लागू करने की दिशा में हमने काम किया। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि जिनके कार्यकाल में मराठा आरक्षण कोर्ट में रद्द हुआ, उनको तो इस बात में बोलने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि जिनके कार्यकाल में रद्द हुआ और वो सत्ता पर रहते हुए उसको नहीं बचा सके, और उसके बाद भी उनकी सत्ता रही उसको दोबारा लागू करने की दिशा में प्रयास नहीं कर सके, वे अब उस मराठा आरक्षण के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसी को मोहरा बना करके उसके माध्यम से उसको उचकाने का काम कर रहे हैं और मराठा आंदोलन को गलत दिशा देने का काम कर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि मराठा छत्रप के नाम से शरद पवार जी को हम जानते हैं जी। शरद पवार जी का राजनीतिक कद बहुत बड़ा है जी। शरद पवार जी ने अगर चाह रहता कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण होना चाहिए तो ये कब का हो सकता था, लेकिन जब वे सत्ता में नहीं होते हैं तो उनको मराठा आरक्षण की बात याद आती है। जब वो सत्ता में नहीं होते हैं तो मराठा आरक्षण के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं, लेकिन वो सत्ता पे होते हैं तो उनके रहते हुए मराठा आरक्षण रद्द हो जाता है, कोर्ट रद्द कर देता है और उनके कान पर जू नहीं रेंगती। उनकी सत्ता के 2.5 साल में से 1.5 साल मराठा आरक्षण रद्द होने के बाद निकल जाता है, लेकिन उनकी संवैधानिक रूप से किसी प्रकार से गतिविधियां उसमें दिखाई नहीं देती। और बनिस्बत इसके ठीक विपरीत अगर कोई व्यक्ति दोबारा मराठा आरक्षण देने की बात करता है तो उसमें से मीन मेख निकाल करके जनता को बरगला करके दिशा भूल करके कहीं ना कहीं स्थापित सत्ता के विरोध में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम शरद पवार जी और उनके साथी मिलकर के कर रहे हैं। मेरा स्पष्ट आरोप है। मैं मराठा समाज से विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि देवेंद्र जी ने जरांगे पाटिल जी के साथ मिलकर के जो चर्चा की, आपस की चर्चा में जो समाधान निकाला, वो समाधान के अनुरूप उस दिशा में आगे काम हुआ। और मराठा आरक्षण का समाधान निकालते समय किसी भी प्रकार से ओबीसी समाज के अन्य वर्गों में भी किसी प्रकार की त्रासदी नहीं होना चाहिए, उनका भी नुकसान नहीं होना चाहिए। दोनों का समतोल निर्माण करते हुए मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में देवेंद्र जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी के नेतृत्व में, तीनों के संयुक्त प्रयासों से यह दिशा में जो काम चालू है उसमें सकारात्मक मराठा समाज ने सहयोग देना चाहिए, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। दयाशंकर जी, हमने एक्चुअली एक अभी टॉपिक थोड़ा सा हटके हम लोग लेंगे। आपने एक इवेंट बोल लीजिए या आपका जो भक्ति भावना वाला ऑर्गेनाइज किया था जिसमें आपने 68 लाख शिवलिंग बनवाए थे, आपने भी स्वयं वहाँ पे बनाया, मैंने भी बनाया, मैं भी वहाँ पे कवर करने आया था। तो वो भक्ति भाव को आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए। क्या आप आज से 4-5 साल पहले जी मैं कटनी में, संजय पाठक जी विधायक हैं, उन्होंने मुझे एक कार्यक्रम में बुलाया था। वहाँ दद्दा जी नाम के एक संत हैं, उन्होंने 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग 1 महीने में बनाने का निर्णय लिया था जी। मैंने जब उस कार्यक्रम को देखा, उसकी भव्यता देखी, तो मेरे मन में भी ऐसा विचार आया कि नागपुर शहर में भी श्रावण माह में इस कार्यक्रम को लेना चाहिए। बुजुर्ग थी और मेरे जीवन में माँ की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, कारण जब मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था तो मेरे पिता का देहांत हो गया। मेरी माँ ने ही मुझे पाल पोस करके आज इस स्थान तक पहुँचाया है। और उसकी तबीयत खराब होने के कारण जब 3-4 वर्षों से मैं उस कार्यक्रम को नहीं ले सका था, लेकिन मन में तो ये विचार था कि लेना है। अनायास ईश्वर को कुछ और मंजूर था। 102 वर्ष की अवस्था में मेरी माता जी का इसी वर्ष दीपावली के दिन स्वर्गवास हो गया। और इस श्रावण में हमने सोचा कि क्यों ना इस काम को हम लोग अमली जामा पहनाएं और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। एक साथ 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण करना ये तो बहुत बड़ा टास्क होता है जी। इसलिए हमने सोचा कि 51 लाख पार्थिव शिवलिंग से हम इसको शुरू करेंगे। 51 लाख का भी जब हमने टारगेट रखा तो सारे साथियों ने हाथ खड़े कर दिए कि ये मुश्किल काम है, इसको मत कीजिए करके। परंतु मन में एक बड़ी उत्कंठा थी कि नहीं, हम शुरू करेंगे और भगवान का काम है, भगवान खुद हमको मदद करेगा करके। जब सबने मना किया तो मना करने के बाद मैंने सबको बहुत समझाने की कोशिश करी। आखिर में जब मेरे साथी नहीं माने तो मैंने उसकी पत्रिका छपवा ली, सारी कार्यक्रम की व्यवस्था कर ली और अपने साथियों से कहा कि इस दिन उद्घाटन है, आपको आना है। उन्होंने कहा कि आप जिद कर रहे हो। मैंने कहा जिद नहीं कर रहा हूँ, आप 3 दिन दीजिए, चौथे दिन से भोले बाबा अपने आप इस कार्यक्रम को अपना अंजाम देंगे। हकीकत वैसी ही हुई। हमें अपेक्षा नहीं थी। पहले ही दिन 1,17,000 पार्थिव लिंग बन गए। सोमवार का दिन था पहला जी।
उसके पश्चात दूसरे दिन 1,13,000 बन गए, चौथे दिन 1,15,000 बन गए, पाँचवें दिन 1,40,000 बन गए। हमें रोज 1,70,000 कम से कम बनाना था जी। अब 4 दिन में हमारा बैकलॉग बढ़ करके करीब करीब 2 लाख पार्थिव शिवलिंग का हो गया जी। जब बैकलॉग बढ़ा तो हमें लगा कि ये तो कहीं ना कहीं जो हमारे साथी कर रहे थे वैसी अवस्था ना हो जाए। अनायास जिस परिसर में हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे थे उस दिन वहाँ महाप्रसाद का आयोजन था जी। और उस महाप्रसाद के कारण उस दिन 3 लाख से ज़्यादा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो गया और उसके पश्चात इस आयोजन ने पीछे पलट करके नहीं देखा। लक्ष्य से ज़्यादा पार्थिव शिवलिंग निर्माण करना उस दिन से प्रारंभ हो गया और बीच में जब 15 अगस्त आया, 5 अगस्त से शुरू हुए कार्यक्रम में, तो 15 अगस्त को तो 4,31,000 पार्थिव शिवलिंग बन गए। शायद उस दिन बारिश नहीं आती तो हम 5 लाख को क्रॉस कर देते। इस दृष्टि से जनता का बहुत अच्छा सहयोग उसमें मिला। उसके लिए लगने वाली जो मट्टी थी, पार्थिव शिवलिंग का मतलब होता है मट्टी का शिवलिंग बनाना जी। अब मट्टी का शिवलिंग बनाना ये महाराष्ट्र में कल्चर कम है, लेकिन मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, दक्षिण भारत में, बिहार में, उत्तराखंड में, इन क्षेत्रों में बहुत बड़े प्रमाण में पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने की प्रथा है। श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग का पूजन सनातन परंपरा के अनुरूप बहुत बड़ा पूजन माना जाता है करके। उसमें शास्त्रवेत्ता कहते हैं कि मट्टी के जितने कण एक पार्थिव को बनाते समय लगते हैं, हर कण को भगवान शंकर मान करके उतने पार्थिव हमने निर्माण किए, इतना पुण्य लाभ उससे प्राप्त होता है करके। ऐसा अभिनव आयोजन नागपुर में था। नागपुर में पहले बार इतनी बड़ी संख्या में पार्थिव शिवलिंग बन रहे थे। 1000, 2000, 5000, 11,000 ऐसे पार्थिव शिवलिंग एक आधे दिन के लिए हमेशा बनते थे, लेकिन इस बार 1 महीने का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम की विशेषता यह थी कि इस कार्यक्रम के लिए हमने कोई होर्डिंग नहीं लगाया, कोई बैनर नहीं लगाया, प्रमोशंस वगैरह कुछ नहीं किया। केवल जो लोग वहाँ आएंगे वो अपनी फ़ोटो निकाल करके अपने प्रोफाइल के ऊपर में उसकी जानकारी लोगों को दें और लोगों के मुख से सुन करके जो लोग आए, कारण हम बैनर लगा करके पार्थिव को परिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए पार्थिव को परिभाषित व्यक्ति स्वयं वहाँ आएगा तो ही आपको पता चलेगा। इस प्रकार से था, इसलिए प्रमोशन लोगों ने अच्छा किया, लोगों के माध्यम से माउथ टू माउथ कैनवासिंग अच्छी हुई और इस आयोजन में हमने 51 लाख सोचे थे। मुझे ये कहते हुए खुशी महसूस होती है कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से हम लोग 68,939 पार्थिव शिवलिंग का वहाँ पर निर्माण 1 महीने में कर सके। बहुत बढ़िया। और ये 68,939 पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए 1 महीने में उस आयोजन में करीब 46,800 से ज़्यादा नागरिकों ने वहाँ पर, शिव भक्तों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उसमें बच्चों से लेकर के बूढ़े तक भी शामिल हुए। अंतिम दिन तो 4 किन्नर भी आए वहाँ और 4 किन्नरों ने आकर के वहाँ पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, जो हमारे लिए एक, हमारे यहाँ जब भी सनातन धर्म में कोई कथा होती है जी। तो किसी उत्सव को मनाते हैं, तो उत्सव को मनाते समय यक्ष, गंधर्व, देव और किन्नर, ये 4 प्रकार बताए जाते हैं जी। अब देव तो भोलेनाथ महादेव स्वयं हमारे साथ थे, यक्ष के बारे में हमको जानकारी नहीं लेकिन किन्नर वहाँ पर जरूर आ गए और इस वातावरण में किन्नर का आना अर्थात हमने उसको यज्ञ पूर्ति समझा और वो 4 किन्नर ने मिलकर के बड़ी सुंदर शिवलिंग बनाई। हमने उनको प्राथमिकता से सम्मान देकर के उनके हाथ से उस दिन आरती कराई। इसी दृष्टि से किन्नर भी आंदोलन में शामिल हुए। मेरे लिए सबसे अद्भुत क्षण यह था कि एक दिन सुबह 9 बजे मैं पार्थिव बनाने पहुँच गया। मैं रोज़ सुबह 9 बजे से शाम 7:30 बजे तक वहाँ रहता था। मेरे सामने मैले कुचैले कपड़े पहने हुए 4-5 छोटे छोटे बच्चे आए और उन बच्चों ने कहा कि क्या हम पार्थिव बना सकते हैं। मैंने उनको बुलाया, मैंने उनसे कहा कि आप पार्थिव बना सकते हो बेटा, लेकिन ये पूजन का काम है, आप स्नान करके आए हो। उन्होंने कहा कि अंकल आज हमने स्नान इसलिए किया है कि हमको पार्थिव बनाना है। उन्होंने उनसे वो मट्टी दिया, वो प्लेट दी जिसमें पार्थिव बनाना था और मैं जिस टेबल पे बैठा था उसी टेबल पर मैंने बैठा दिया। फिर उन बच्चों से मैंने पूछा बेटा कहाँ रहते हो। उन्होंने बताया कि अंकल ये जो पागल खाने चौक के बाहर फुटपाथ पर झोपड़े बने हैं ना, हम उसी में रहते हैं, वहीं हम पैदा हुए। हमारे पूर्वज यहाँ 40-50 साल से फुटपाथ पर रह रहे हैं करके और वहाँ टेडी बियर बना करके बेचने का काम हमारे पूर्वज करते हैं और हम भी शाम के समय स्ट्रीट लाइट पे खड़े होकर के खिलौने बेचते हैं। मैंने पूछा बेटा यही करते हो कि पढ़ते भी हो।
उन्होंने बताया कि हम पढ़ते भी हैं। उसमें से 3 बच्चे तिड़के विद्यालय में थे जी। और एक बच्चा जो था दूसरे विद्यालय में, कुरवेज विद्यालय में पढ़ता था। ये बच्चों की जानकारी लेकर के मुझे खुशी हुई। लेकिन वह जो बच्चे हैं उन्होंने 1 घंटा सवा घंटा रह कर के पार्थिव शिवलिंग बनाया। उसके बाद अपना नाम लिखा और नाम लिखने के बाद में जब फ़ोन नंबर लिखना था तो अपने पिताजी का फ़ोन नंबर उन्होंने लिखा। चारों के चारों राठौड़ उनके सरनेम थे और चारों बच्चों ने जो फुटपाथ पर जीवन यापन करते हैं, फुटपाथ पर पैदा हुए, फुटपाथ पर जीवन जिए, उन्होंने भी आकर के पार्थिव बनाया। अर्थात भोले बाबा के बारे में कहा जाता है कि भोले बाबा की जब बारात निकली तो उस बारात में समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं था जो शामिल नहीं था जी। इस दृष्टि से भोले बाबा सर्वहारा वर्ग का है और भोले बाबा के उस धार्मिक आंदोलन में यह वर्ग भी आकर के साथ में जुड़ा। इसका मुझे आत्मीय अनुभूति हुई, आत्मीय आनंद मिला और सभी लोगों के उत्कृष्ट सहयोग से, सकारात्मक सहयोग से, बगैर वॉलंटियर के, कोई वॉलंटियर नहीं था, आप तो स्वयं वहाँ कोई वॉलंटियर नहीं था, बगैर वॉलंटियर के वो स्वेच्छा से, स्व अनुशासन से वो पूरा का पूरा आयोजन सफल हुआ। ये भोले बाबा की कृपा है और नागपुर शहर की जनता का इस धार्मिक अनुष्ठान के प्रति मिला हुआ जन समर्थन है कि उन्होंने इस आंदोलन को, धार्मिक आंदोलन को उठा करके परिपूर्ति करने में अपना अपूर्व योगदान दिया। इसलिए आपके माध्यम से मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और सबके लिए कहना चाहता हूँ ओम नमः शिवाय। सर, आखिरी 2 सवाल आपसे पूछेंगे, बहुत वक्त ले लिया आपका। सर, महाराष्ट्र में जैसे मुंबई देखा हमने, वहाँ पे छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी की मूर्ति टूट गई। उसके बाद में मेरे शो पे ही, पॉलिटिकल टॉक पे ही विशाल मुत्तेमवार जी आए थे। उन्होंने बोला कि इन्होंने, जो बीजेपी के लोग हैं, इन लोगों ने बहुत जल्दी में, हड़बड़ी में सब चीज़ों की ओपनिंग की है, या सब चीज़ों का इन्होंने हर चीज़ में जल्दबाजी की है। राम मंदिर पूरा बना नहीं, फिर भी इन लोगों ने उसका ओपनिंग कर दिया। शिवाजी महाराज जी की मूर्ति, छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी की जो मूर्ति है, उसका बेस बराबर बना नहीं था, फिर भी इन्होंने वोट के चलते वो कर दिया। उसके बाद में नया संसद भवन जो था, उसकी छत हमने खुद देखी लीक होते हुए। तो ये सब चीज़ें वो आरोप लगा रहे हैं। इसके बारे में आपको क्या लगता है? क्या जल्दबाजी में ये सब चीज़ें किया गया था या इलेक्शन के तौर पर ये चीज़ की गई थी? देखिए, मैं बड़ा विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूँ जी। आरोप किस पे लगता है? जो काम करता है उस पे आरोप लगता है जी। जो 25 साल सांसद रह करके जिन्होंने इस शहर में कुछ भी नहीं किया उन पे क्या आरोप लगाएंगे जी? पारंपरिक ऊर्जा के सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे जी। आप कल्पना कीजिए, हमने महानगर पालिका की तरफ से लोगों के घर में सोलर के हीटर लगाए, लेकिन एक सेंट्रल मिनिस्टर रहते हुए सोलर के 4 लाइट शहर में नहीं लगे। जो कभी कुछ नहीं कर पाया वो दूसरों पर आरोप लगाने के अलावा क्या करेगा? ये दुर्दैवी घटना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिर गई। दुर्दैवी घटना है। उसके लिए जो भी दोषी होगा उस पर 100% कार्रवाई होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि यह महाराष्ट्र सरकार ने लगाई थी क्या? नहीं, बिल्कुल। केंद्र सरकार ने लगाई थी क्या? नहीं। वो मिलिट्री के एक यूनिट ने लगाया था जी। अब आपको जान करके आश्चर्य होगा, पूरे भारत में जी केवल महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है कि जिस जगह पर मूर्ति लगाने से पहले कला संचालनालय की मान्यता लेनी पड़ती है जी। हमारे यहाँ विवेकानंद जी का पुतला बना हुआ है जी। देश के सबसे बड़े मूर्तिकार जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया, उन्होंने वो पुतला बनाया, लेकिन उन्होंने भी क्ले मॉडल बनाने के बाद 8 महीने क्ले मॉडल पड़ा रहा। उसके बाद कला संचालनालय ने उसको अनुमति प्रदान करी। इतनी प्रोसेस यहाँ पर हमारे यहाँ है, लेकिन चूंकि वह मिलिट्री के परिक्षेत्र में लगी थी, मिलिट्री के जुरिस्डिक्शन में लगी थी, नेवल यूनिट में लगी थी, इस दृष्टि से शायद यह जो फॉर्मेलिटीज बाकी संस्थाओं के लिए आवश्यक थी वह उस परिसर में लागू नहीं हुई होगी। इसलिए उनसे अगर कोई टेक्निकल त्रुटि हुई है तो उसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा धराशय होने के कारण पूरा राष्ट्र दुखी है जी। मैं उस दुर्दैवी घटना का निषेध भी करता हूँ। इसके लिए जो दोषी हो उन पर कार्रवाई भी करने के लिए कहता हूँ। लेकिन उस उदाहरण को लेकर के अनर्गल आलाप करना कि ये भी किया, वो भी किया, वो भी किया, अरे भाई,
तुम राम मंदिर पर आरोप लगा रहे हो। जी। तुमने कोर्ट में एफिडेविट दिया है राम सेतु को लेकर के कि राम ये वास्तविक नहीं है, राम का अस्तित्व नहीं है। जो राम के अस्तित्व को नकारते थे, कम से कम मोदी जी के कारण वो राम पर बात तो करने के लिए तैयार हो गए, राम पर चर्चा तो करने लगे, अयोध्या शब्द तो उनके मुंह पर आने लगा। ये सारा का सारा अच्छी बातें हैं। रही बात, मैंने ई लाइब्रेरी बनाई, ई लाइब्रेरी में भी 2 जगह सीपेज आया, नई इमारत बनी, उसमें कहीं सीपेज आ जाता है तो रिपेयर हो जाती है। अब इतनी बड़ी संसद भवन बना, संसद भवन में अगर लीकेज हो गया होगा तो रिपेयर हो जाएगा। किसी भी इमारत में उसके डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड होता है जी, वो टेंडर में नमूद होता है, उसके लिए पैसा डिपॉजिट होता है। अगर डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में उसने वह काम नहीं किया तो उस पैसे से कर लिया जाता है जिसका भुगतान उसके राशि से होता है। इसलिए कंस्ट्रक्शन एक ऐसी चीज है जिसमें कंस्ट्रक्शन के बाद भी अगर कोई खामियां हो तो उसको सुधारा जा सकता है। इसमें खराबी होगी इसलिए मैं ये काम ही नहीं करूं, यह कोई सोच तो हो नहीं सकती। भविष्य की दृष्टि से संसद भवन का निर्माण उन्होंने किया, यह सबके लिए सौभाग्य की बात है। और वह संसद भवन बनने के बाद सबसे पहला कौन सा विधेयक पारित हुआ? तो इस देश में हमारी बहनों को 50% आरक्षण मिलना चाहिए, यह बिल पारित हुआ। इसकी वो चर्चा नहीं करेंगे, उसमें लीकेज हो गया, उसमें लीकेज हो गया, उसमें लीकेज हो गया, ऐसे की चर्चा करेंगे वो। राम मंदिर की उन्होंने बात की, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जाइए, मैं तो स्वयं जाकर के राम मंदिर के दर्शन करके आया। मैं उस समय नहीं गया जिस समय उद्घाटन हुआ था, चुनाव के बाद मैं अपने सारे मित्र परिवारों के साथ मिलकर के 50 लोगों का ग्रुप लेकर के गया था। इतनी सुंदर व्यवस्था वहाँ पर दर्शन की है कि किसी प्रकार भी यह समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी भीड़ को अनुशासित रूप से किस प्रकार से नियोजित करके शहर से बाहर निकालने की व्यवस्था की जाती है। आप कल्पना कीजिए कि वहाँ का ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। इस दृष्टि से अदर स्टेट की गाड़ी को अंदर शहर में जाने के लिए वहाँ सीपी से परमिशन लेनी पड़ती है, ट्रैफिक सीपी से परमिशन लेनी पड़ती है। इस प्रकार का नियोजन वहाँ पर किया गया। अंदर जिस परिसर में राम मंदिर है, हनुमानगढ़ी है, जहाँ भीड़ होती है, वहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्टेशन की भी गाड़ियाँ नहीं चलती है, सरकारी गाड़ियों की ही जाने की अनुमति है। कारण आवाजाही में भीड़ बढ़ने के कारण किसी प्रकार की अड़चन नहीं होना चाहिए। इतना सुंदर नियोजन वहाँ पर किया गया है। और लोग बाहर निकले तो निकलते समय उनके हाथ में उस भक्त को प्रसाद मिलना चाहिए, वो भी निःशुल्क मिलना चाहिए, इसका भी नियोजन वहाँ पर किया गया है। अब कल्पना कीजिए कि वहाँ पर मिलने दिया जाने वाला डोनेशन भी, आपने डोनेशन दिया तो डोनेशन लेने के लिए सरकार का नुमाइंदा नहीं, बैंक का कर्मचारी बैठा हुआ है। आपने अगर 21 रुपये भी दिया तो रसीद कटने के बाद आपके मोबाइल पर आ जाता है कि आपके 21 रुपये कट गए करके। इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ में अगर यह सब काम किया जा रहा है, आप कल्पना कीजिए कि 500 वर्षों के कलंक को मिटा करके वह मूर्ति को स्थापित करने का काम किया गया, जिसके बारे में ये जिंदगी में नहीं कर सकते थे। मुझे ऐसा विश्वास है, इनको तो राम का नाम लेने में भी हिचकिचाहट होती थी। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया, इनके पार्टी के वकीलों ने, पदाधिकारियों ने वकील रह करके मंदिर नहीं बनना चाहिए इसके लिए खड़े हुए। यहाँ तक उन्होंने कोर्ट में पैरवी करी कि चुनाव के बाद मंदिर पर निर्णय लिया जाए करके, अर्थात हर चीज को चुनाव से जोड़ने का काम इन्होंने किया है। इसलिए ये क्या कहेंगे, क्या करेंगे, इस राजनीतिक चर्चा में मैं पढ़ना नहीं चाहता। हाँ, जो काम करता है उसी के बारे में चर्चा होती है, जो काम नहीं करता वो तो चर्चा के लायक भी नहीं होता। हमने देखा है नागपुर शहर में, इस शहर में 25 साल तक के सांसद रहने के बाद भी उस व्यक्ति के द्वारा किए गए 4 काम आपको दिखाई नहीं देते। हाँ, वो सांसद थे और बरडी की पुलिया बन रही थी तो उस पुलिया के विरोध में आंदोलन उन्होंने जरूर किया था कि इसकी आवश्यकता नहीं है। यह उनकी उस कुत्सित मानसिकता का प्रतीक है कि ना मैं करूंगा ना मैं तुमको करने दूंगा। इसलिए ऐसे विचित्र मानसिकता वाले व्यक्तियों को कुछ जवाब देना चाहिए, उस समय को जाया करना है, ऐसा मुझे लगता है। सर, एक आखिरी सवाल, विधानसभा चुनाव में बीजेपी को या महायुति को कहाँ देखते हैं, और क्या महायुति के साथ में जो सीट शेयरिंग जो होगा वो अभी कौन से प्रोसेस में है, और आप नागपुर को कौन से रोल में देखना चाहते हैं? पिछले समय जब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी जी, तो संपूर्ण विदर्भ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्तमान में भी जो लोकसभा चुनाव हुए, उस लोकसभा चुनाव में संविधान को लेकर के एक भ्रांति पैदा की गई और उस भ्रांति में इस देश की जनता आ गई।
आरक्षण को लेकर भी भ्रांति पैदा की गई। जिस कांग्रेस ने इस संविधान में 82 बार संशोधन किया, 82 टाइम्स, वो संविधान बदल देंगे की बात करती है। जिसने 82 बार संविधान बदला वो संविधान बदल देंगे की बात करते हैं। कल्पना के बाहर ये सारी बातें लगती हैं, विचित्र बातें लगती हैं। तो मैं आपको क्या बताऊं, शिवाजी का अपमान किया, शिवाजी का अपमान किया, शिवाजी का अपमान किया। नागपुर शहर में गीता मंदिर के सामने धनवटे प्रेस के ऊपर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगी हुई है। वो प्रतिमा का उद्घाटन करने के लिए दादा साहब धनवटे ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुलाया था, और उद्घाटन करने का जब समय आ गया तो पंडित जी टाइम के पंक्चुअल थे, उनको बुलाया ही नहीं। तो पंडित जी ने फोन किया कि भाई 6 बजे का समय दिया था, आप अभी तक आप विलंब क्यों कर रहे हो? तो दादा साहब धनवटे ने उनसे कहा कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके हाथ से किसी लुटेरे की प्रतिमा का अनावरण हो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो पंडित नेहरू ने कहा कि मुझसे तो आपने शिवाजी के प्रतिमा के अनावरण के लिए बुलाया है, लुटेरा कौन है? तो उन्होंने कहा कि आपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज को लुटेरा लिखा है और महाराणा प्रताप को भगोड़ा लिखा है करके। पंडित नेहरू ने कहा कि मैंने तो ये नहीं लिखा है। दादा साहब धनवटे किताब लेकर के पहुंच गए। पंडित नेहरू ने देखा तो सही में उनकी गलती थी। इसी नागपुर की धरती पर सार्वजनिक रूप से पंडित नेहरू ने माफी मांगी कि ये मेरी गलती है। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इंडिया में छपना बंद हुआ कि शिवाजी लुटेरा था और महाराणा प्रताप भगोड़ा था। अब जो शिवाजी को लुटेरा लिखते हैं ऐसे लोग शिवाजी महाराज की बेइज्जती, शिवाजी महाराज की बेइज्जती, संविधान बदल रहे, संविधान बदल रहे, आरक्षण खत्म कर रहे, आरक्षण खत्म कर रहे, इस प्रकार का वातावरण पैदा करने की कोशिश करते हैं। और इस वातावरण को पैदा करने के बाद 5 साल भारतीय जनता पार्टी 10 साल पूर्ण मेजोरिटी में थी, संविधान में परिवर्तन करना रहता कर लेते, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ, कहीं आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि करने के लिए लोगों में भ्रम पैदा करना और उस भ्रम के कारण लोगों ने दिग्भ्रमित हो जाना, और उसका दुष्परिणाम चुनाव पर हमें यहाँ देखने के लिए मिला है। लेकिन पूरे भारत की जनता उस षड्यंत्र को समझ चुकी है, और उस षड्यंत्र को समझने के बाद वो जागरूक हो गई है। अभी वर्तमान चुनाव में विदर्भ फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। पूरे महाराष्ट्र में महायुति की सरकार फिर से आएगी, ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ कि 2.5 साल तक उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, और 2.5 साल के कार्यकाल में वो 2.5 दिन भी मुख्यमंत्री के कैबिन में नहीं बैठे। जिस आदमी को घर से बाहर निकल करके मुख्यमंत्री के कैबिन में जाने में भी शर्म आती हो, वो आज भी राजशाही के रूप में अपने राज दरबार से ही महाराष्ट्र को हाँकना चाहता हो। जो मुख्यमंत्री, नागपुर के पालक मंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष और नागपुर के और एक मंत्री के साथ जब मुख्यमंत्री के कक्ष में नागपुर की कोरोना की त्रासदी पर चर्चा करने के लिए वो मिलने जाते हैं, तो कहता है कि सेक्रेटरी से बात कर लो, मेरे पास समय नहीं है, कोरोना है, मेरे घर के अंदर आना नहीं। जो कोरोना के कार्यकाल में अपने घर के कमरे के अंदर छुप करके बैठा हो त्रासदी में, ऐसे कार्यकाल को 2.5 साल के निकम्मे निठल्ले कार्यकाल को महाराष्ट्र की जनता ने अपनी आंखों से देखा है। इसलिए अकर्मण्य सरकार के निठल्ले कार्यकाल और काम करने वाले एकनाथराव शिंदे के नेतृत्व में किए गए इस 2.5 वर्ष के काम, इन दोनों की जब कोई भी तुलना करेगा तो स्पष्टता से ध्यान में आएगा कि काम कौन करता है और काम तमाम करने का काम कौन करता है। इसलिए काम करने वाले को दोबारा जिता करके देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और काम करने वाला अगर कोई है तो महायुति की सरकार है, ये कहने में किसी प्रकार की दिरंगाई नहीं, किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं। जनता ने अपनी आंखों से देखा है कि काम कौन करते हैं। मैं तो नागपुर शहर का महापौर था जी, मैंने तो देखा है कि कोविड के कार्यकाल में नागपुर से ज़्यादा निधि इन्होंने सोलापुर को प्रदान करी जी। सोलापुर की जनसंख्या कितनी आप देख लीजिए, नागपुर की जनसंख्या कितनी आप देख लीजिए जी। नागपुर में रोज 7,500 पेशेंट निकल रहे थे, उसके बावजूद नागपुर की निधि इन्होंने बढ़ा करके नहीं दी। इस प्रकार की श्रूढ़ राजनीति, गंदी राजनीति, कुत्सित राजनीति इन्होंने अपने कार्यकाल में की। ये बात अलग है कि नागपुर में देवेंद्र जी और नितिन जी ने रास्ते पे उतर करके काम किया और हम कोविड के त्रासदी से बाहर आ गए, जनता से पैसे खड़ा किए और हम लोग बाहर आ गए।
लेकिन ये सारी चीज़ महाराष्ट्र की जनता ने अपनी आंखों से देखा है कि कोविड के समय में कौन घर में बैठा था और विरोधी पक्ष नेता के रूप में जिले जिले के हॉस्पिटल में जाकर के कौन घूम रहा था। वो केवल और केवल देवेंद्र फडणवीस था, दूसरा कोई नहीं था। माननीय नितिन जी गडकरी पूरे महाराष्ट्र में ऑक्सीजन का नियोजन कर रहे थे। ये सारी चीज़ देखिए कि त्रासदी के समय में हमारे साथ कौन खड़ा रहा, और इसलिए जो संकट के समय साथ में खड़ा हो, उसके संकट के समय में जनता भी हमारे साथ खड़े रहेगी, ऐसा हमें विश्वास है। और महाराष्ट्र में दोबारा महायुति की सरकार आएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने इतने राजनेताओं का इंटरव्यू किया है, बट नागपुर के बारे में इतनी नॉलेज जो मुझे भी आज मिली है वो शायद ही मैंने कहीं पे सुनी हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे दयाशंकर तिवारी जी, माजी महापौर, जिन्होंने साझा किया हमारे साथ में सारी जवाब, सब चीज़ें हमको सही से बताई। जितने सवाल आपने हम तक पहुंचाए थे वो सारे सवालों के जवाब हमने इनसे लेने की कोशिश की, और साथ ही साथ हमने आने वाला फ्यूचर क्या हो सकता है बीजेपी का और तिवारी जी का स्वयं उनका फ्यूचर क्या हो सकता है, इसके बारे में भी बात करने की कोशिश की। सब सवालों के बिना झिझक के इन्होंने जवाब दिए, और पॉलिटिकल टॉक्स में हम लोग आगे देखेंगे कोई और हस्ती को लाएंगे, कोई और पॉलिटिकल हस्ती को लाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24।